फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं लिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, खाद्य श्रृंखला शुरू किससे होती है। तो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है, किससे शुरू होती है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती है। किससे शुरू होती है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण से। खाद्य श्रृंखला शुरू होती है प्रकाश संश्लेषण से। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, जो प्राथमिक स्रोत है, वो सूर्य है। और सूर्य से हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, तो वही तो फूड चेन का पहला पार्ट है ना। तो प्लांट जो होते हैं वो फूड चेन का पहला पार्ट है, क्योंकि वो सनलाइट के थ्रू अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसीलिए खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती है। बात करें हम लोग फूड चेन की, खाद्य श्रृंखला है क्या, तो हमारे इकोसिस्टम में जीवों की भोजन के लिए जो पारस्परिक निर्भरता है उसको प्रदर्शित करने वाली जो चेन है उसको हम लोग फूड चेन कहेंगे। तो ये है हमारी फूड चेन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा रहता है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमारा सीधा हमेशा अपराइट रहता है। और क्योंकि एनर्जी जब एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है तो सिर्फ 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा पाती है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। और पिरामिड की बात की जाए कि पिरामिड का इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बायोमास का, किसी भी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम शो करते हैं तो वो इकोलॉजिकल पिरामिड के बेस पर शो करते हैं। और इसके बाद बात की जाए एनर्जी का पिरामिड, तो हमेशा सीधा रहता है। पिरामिड हमारे जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, एनर्जी का पिरामिड है, और जीव संख्या का पिरामिड होता है, जैव भार का पिरामिड होता है। तो सभी का पिरामिड, ये 3 प्रकार के हमारे पिरामिड होते हैं, जिसमें जीव संख्या का जो पिरामिड होता है उसको 2 प्रकार से, जैसे मान लो घास के मैदान का पिरामिड ले लिया हमने, तो वो हमेशा सीधा बनता है। लेकिन अगर हम वृक्षों की संख्या के आधार पर पिरामिड लेंगे तो वो हमेशा कैसा बनेगा फ्रेंड्स, उल्टा बनेगा। बात करते हैं जैव भार के पिरामिड की, तो अगर स्थानीय तंत्र का पिरामिड लेते हैं तो वो हमेशा सीधा बनता है। लेकिन अगर तालाब या समुद्र का पिरामिड हम लोग बनाते हैं तो वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो जैव भार में 2 प्रकार के पिरामिड बनेंगे, स्थानीय तंत्र का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है और तालाब या समुद्र का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। और फ्रेंड एनर्जी का पिरामिड जो होता है हमेशा, वो हमेशा सीधा ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है फ्रेंड, तो मैन मेड इकोसिस्टम जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे है हमारा मछली घर है, और चिड़िया घर है और खेती है, ये सारे जो हमारे हैं वो मैन मेड पिरामिड हैं। क्योंकि ये जो ये इकोसिस्टम की बात की जाए तो मैन मेड इकोसिस्टम होता है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। तो मैन मेड आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल जो होता है नेचुरल में आ जाएगा, जैसे डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, रिवर है, एस्चुअरी है। तो ये सारे हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के पार्ट हैं। और जबकि आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम है तो जो इसमें जैसे मछली घर मतलब एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड्स हैं, हमने डैम्स बना दिए, गार्डन बना दिए, तो ये सारे हमारे कौन से उसमें आएंगे, तो ये हमारे सारे इकोसिस्टम जो हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। तो हमने फ्रेंड बताया अभी इकोसिस्टम ब्रॉडली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में डेजर्ट, फॉरेस्ट, रिवर, एस्चुअरीज ये सारे आ जाते हैं। और आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम में ये जो भी हम लोग जैसे एक्वेरियम बना लिया हम लोगों ने, डैम्स बना लिए, तो ये सारे हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पहला पृथ्वी दिवस फ्रेंड कब मनाया गया था, तो ये 1970 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1970 में हमारा पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया था। और 2022 में हमारा 52वां मनाया गया है। 2022 में कौन सा मनाया गया है फ्रेंड, 2022 में हमारा 52वां मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है,
इसकी थीम है इस बार की हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो ये हमारी 2022 की थीम है और 2022 में हम लोगों ने 52वां पृथ्वी दिवस मनाया है। पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था और इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल। तो इतने फैक्ट हम लोगों ने पृथ्वी दिवस से समझे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा आगे क्वेश्चन है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह है। तो खाद्य जाल और एक है फूड चेन और एक होती फूड वेव, तो दोनों जो है वो अलग हैं। तो फ्रेंड्स इसमें है खाद्य जाल, एक है फूड चेन होता है, एक है फूड वेव। एक फूड चेन है, एक फूड वेव है। तो फूड चेन में हम लोग जो देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, तो चेन में हमेशा होता है एक दिवसीय प्रवाह। चेन में हमेशा कैसा होता है, एक दिवसीय प्रवाह। और ये है फूड वेव, और फूड वेव है तो इसमें कैसा होता है, बहुदिशात्मक होता है। बहुदिशात्मक प्रवाह जो होता है वो फूड वेव में होता है, जबकि फूड चेन में जो होता है वो एक दिशात्मक होता है। तो फूड वेव तो हमने, फूड चेन तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली कि हमारे इकोसिस्टम में जीवों को भोजन के लिए जो पारस्परिक निर्भरता प्रदर्शित करने के लिए जो चेन होती है वो फूड चेन कहलाती है। लेकिन अगर बात की जाए फूड वेव की तो ये कुछ बड़ी है, क्योंकि इकोसिस्टम में पाए जाने वाली जो डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं उनके एक दूसरे से जुड़कर जो जाल बनता है उसको हम लोग फूड वेव कहते हैं। जैसे मान लीजिए फूड चेन का एक उदाहरण समझ लेते हैं हम लोग। तो फूड चेन में जैसे मान लीजिए घास है, तो घास को टिड्डी खाती है, टिड्डी को मेढक ने खा लिया और मेढक को सांप ने, फिर सांप को बाज ने, तो ये पूरी ये चेन बन गई ना। और अगर बात की जाए फूड वेब की, तो जैसे मान लीजिए घास है, तो घास को टिड्डी भी खा सकती है और बकरी भी खा सकती है, और टिड्डी को मेढक खा सकता है। बकरी है, बकरी को भेड़िया खा सकता है, बकरी को एक शेर भी खा सकता है। जैसे अनाज है, अनाज को चूहा भी खा सकता है, और चूहे को सांप भी खा सकता है और बाज भी खा सकता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये पूरा जो है सारी चेन जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़कर बनी होती हैं। कि घास था तो घास को टिड्डी भी खा सकती है, उसको बकरी भी खा सकती है। अनाज है, उसको चूहा भी खा सकता है, और क्या बोलते हैं, चूहे को सांप और बाज भी खा सकते हैं। वृक्ष है जैसे, तो वृक्ष जो है उसको शाकाहारी जीव खा सकते हैं और शाकाहारी जीवों को शेर खा सकता है। तो ये सारे जो हैं वो फूड वेब के एग्जाम्पल हैं, है ना फ्रेंड्स। तो फूड चेन में जो होता है वो एक दिवसीय प्रवाह होता है, जबकि फूड वेब में कैसा होता है, बहुदिशात्मक होता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, जैव क्षेत्र, जिसको बायोस्फीयर भी बोला जाता है। तो इसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर क्या होता है कि जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश होता है जहाँ जीवन पनपता है। तो जैव मंडल या जैव क्षेत्र क्या है, जहाँ पर जीवन है वहाँ जैव क्षेत्र है। इसके अलावा हम बात करें तो स्थल मंडल, ये हमारा जैसे है स्थल मंडल है, ठीक है, और ये हमारा जल मंडल है, और ये हमारा वायुमंडल है। तो ये जो तीनों में जो एरिया आएगा, ये जो संकीर्ण क्षेत्र रहेगा, ये बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो हमारा है उसको हम लोग जैव क्षेत्र या बायोस्फीयर नाम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और बात की जाए जैव क्षेत्र या बायोस्फीयर शब्द की, तो सबसे पहले 1875 ईस्वी में, कब कब फ्रेंड्स, 1875 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थे या फिर एक इकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने एडवर्ड सुआस नाम था उनका, एडवर्ड सूस नाम था। उन्होंने ये शब्द दिया था, बायोस्फीयर शब्द किसने दिया था, एडवर्ड सूस ने दिया था। तो ये सारे फैक्ट जो है फ्रेंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लैंटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो एक होता है लैंटिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है लोटिक। तो लैंटिक और लोटिक दोनों में क्या अंतर है बेसिकली, तो लैंटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखें तो जैसे झील हैं, तालाब हैं, ताल हैं, ये सारे जो हमारे लैंटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो लैंटिक में क्या होता है, स्टिल वाटर इकोसिस्टम है, जहाँ पर पानी स्थिर रहता है, जैसे तालाब है, झील है, ताल है, लेक, पॉन्ड्स, पूल, ये सारे जो है हमारे लैंटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और दूसरा कौन सा होता है फ्रेंड्स, लोटिक। दूसरा हमारा इकोसिस्टम कौन सा है, लोटिक होता है। तो लोटिक में क्या होता है, फ्लोइंग वाटर बॉडी होती है। फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम जो होता है वो हमारा लोटिक इकोसिस्टम है, और लैंटिक में होता है कैसा होता है, स्टिल वाटर होता है। तो लोटिक के एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारा रिवर हो जाएगा हैं, और हमारी कैनाल्स हो जाएंगी, स्प्रिंग्स हो जाएंगे, ये सारे हमारे लोटिक इकोसिस्टम के पार्ट हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है
गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी फ्रेंड्स? तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होगी। किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी फ्रेंड्स? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होगी। ऊर्जा के मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत होते हैं, तो पारंपरिक स्रोत हैं, एक दूसरे गैर पारंपरिक स्रोत हैं। तो गैर पारंपरिक स्रोत को ही हम लोग नवीकरणीय स्रोत या नवीकरणीय संसाधन के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ होते हैं जिनका कॉमर्शियल बेस पर यूज होता है पारंपरिक स्रोतों का, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये कॉमर्शियल हैं। और नॉन कॉमर्शियल जैसे फायर है, वुड है, ड्राई डंग है, ये सारे नॉन कॉमर्शियल होते हैं। बात की जाए नवीकरणीय संसाधन या गैर पारंपरिक स्रोतों की, तो उसमें जैसे बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड है, टाइडल एनर्जी, हाँ, और इसके बाद अर्बन, ये सारी जो है हमारी नवीकरणीय संसाधन है, इन्हें गैर पारंपरिक स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें है गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? तो यहाँ से हमारी भूतापीय ऊर्जा निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन है? कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन है फ्रेंड्स? तो ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन हमारा भूजल है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन में क्या होते हैं कि ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, प्रदूषण मुक्त होते हैं और स्थायी संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं हमारे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? भूजल। तो ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन भूजल है, बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ये अनवीकरणीय है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस। बायोगैस जो है वो किसका मिश्रण है? तो बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन सब का मिश्रण है। ठीक है, तो मीथेन जो होती है लगभग 55 to 65% इसमें बायोगैस में मीथेन होती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो लगभग 30 to 45%, और बाकी जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अन्य गैसें भी होती हैं। तो ये जो हमारा बायोगैस के बारे में था कि बायोगैस किसका मिश्रण है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एलएनजी। तो एलएनजी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और यह एलएनजी जो है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब का मिश्रण होती है। मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का मिश्रण होती है हमारी एलएनजी। और एलएनजी में सबसे ज़्यादा क्या होती है? मीथेन होती है। एलएनजी में सबसे ज़्यादा क्या होती है फ्रेंड्स? मीथेन होती है, जो लगभग 85 to 95% तक इसमें पाई जाती है। तो एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का ये मिश्रण है, और सबसे ज़्यादा मीथेन की मात्रा होती है। एलएनजी एक रंगहीन, गंधहीन संक्षारक है। और अगर एक और फैक्ट की बात की जाए फ्रेंड, तो भारत की जो पहली कॉमर्शियल एलएनजी संचालित बस है वो केरल में शुरू की गई थी। तो भारत की पहली कॉमर्शियल एलएनजी संचालित बस कहाँ शुरू की गई थी? केरल में शुरू की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल के संसाधन है। तो पृथ्वी पर जल के संसाधन क्या है फ्रेंड्स? महासागर है, बर्फ है, बारिश है, भूमिगत पानी है, ये सारे ही तो हमारे पृथ्वी पर जल के संसाधन हैं। समुद्र है, धाराएं हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, ये सारे हमारे पृथ्वी पर जल के संसाधन हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर नंबर 4। इसके बाद फ्रेंड हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा डैश है। तो सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन के रूप में भी जानते हैं। तो सोलर एनर्जी हमारी कैसी है? नवीकरणीय संसाधन है और एक गैर पारंपरिक स्रोत है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव ईंधन नहीं है? जैव ईंधन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है जैव ईंधन? जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये जैव ईंधन जो है हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी बिटुमेन है, पेट्रोलियम, डामर, ये सारे हमारे जीवाश्म ईंधन है। तो बायोमास जो है वो जैव ईंधन, जिसको हम बायोमास भी बोलते हैं, ये पौधों और पशुओं से प्राप्त होता है। और पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना जैव ईंधन का निर्माण करते हैं। और जो जैव ईंधन होता है वो रिन्यूएबल या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है फ्रेंड, तो जैव ईंधन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है और यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और जो जीवाश्म ईंधन की बात की जाए फ्रेंड, तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। लाखों साल तक पेड़ पौधे जब पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं, तब कोयला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैस है, इन सब का निर्माण होता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट कलंदर के नाम से जाना जाता है? कौन सा सम्राट कलंदर के नाम से जाना जाता है? तो बाबर। कौन जाना जाता है फ्रेंड्स? बाबर है। बाबर एक अफगान शासक हैं और उनकी उदारता के कारण और उनकी उदारता की वजह से और ईमानदारी के कारण उनको कलंदर की उपाधि दी गई थी। और इनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इनकी आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी है। क्या नाम है फ्रेंड? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए
बाबरी। और ये किस भाषा में लिखी हुई है फ्रेंड्स? तो ये तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी गई है इनकी आत्मकथा। तो ये फैक्ट हमारे बाबर से संबंधित है। इनको कलंदर की उपाधि इसलिए दी गई थी इनकी उदारता और ईमानदारी के कारण। इसके बाद फ्रेंड हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो नवरत्न थे उनमें कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है फ्रेंड चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? तो फाहियान शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं फ्रेंड? फाहियान शामिल नहीं है। बाकी जो नवरत्न हैं उनकी बात की जाए तो नवरत्नों की बात की जाए तो नवरत्न कौन कौन से हैं? जैसे अमर सिंह हैं, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहाँपनक है नाम उनका, कहाँपनक, शंकु, बराय मिहिर, बैताल भट्ट, बररुचि, ये जो है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। तो इस तरह फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? फाहियान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स? इसमें से कन्नौज थी। कौन सी थी? कन्नौज थी। हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे और इनका जो टाइम पीरियड है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के लगभग था। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, इन्होंने अपनी पहली राजधानी जो है वो थानेश्वर को बनाया था और इनकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। तो कन्नौज इनकी दूसरी राजधानी थी। बात की जाए पहली राजधानी की तो कौन सी थी? थानेसर हरियाणा में है। थानेसर हरियाणा में इनकी पहली राजधानी थी और कन्नौज इनकी दूसरी राजधानी थी। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलिन। पेंसिलिन किससे खोजा गया था? तो पेंसिलिन जो है वो कवक है। पेंसिलिन किससे खोजा गया था? तो पेंसिलिन खोजा गया था कवक से खोजा गया था। तो पेंसिलिन की खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं वो पेंसिलिन के खोजकर्ता हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। संशोधित भूमिगत तने का उदाहरण है। तो संशोधित भूमिगत तने का उदाहरण क्या है? इसमें से आलू है। संशोधित भूमिगत तने का उदाहरण आलू है। संशोधित तने जो होते हैं वो स्टेम ऊतक से प्राप्त होते हैं जो मृदा की सतह के नीचे मौजूद होते हैं। और अन्य भूमिगत तने की बात की जाए तो कॉर्म है और तारो है, अदरक है, ये सारे जो हैं हमारे अन्य भूमिगत तने हैं। और प्याज भी एक तने का संशोधित रूप ही है। और जो ये प्याज बल्ब जैसा होता है ना, तो इसे बल्ब या ट्यूनिक एट बल्ब भी कहा जाता है। तो प्याज जो होता है वो तने का एक संशोधित रूप है। आलू भी तने का संशोधित रूप है। बाकी इसमें जो भी बाकी इसमें और वो दिए गए हैं जैसे गाजर है, मूंगफली है, सलजम है, तो ये क्या है? संशोधित जड़ें हैं। ये सभी क्या हैं फ्रेंड्स? ये जो भी विकल्प हैं, गाजर है, मूंगफली और सलजम, ये सभी हमारी संशोधित जड़ें हैं। जबकि आलू क्या है फ्रेंड्स? संशोधित भूमिगत तना है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सत्य फल विकसित होते हैं। तो सत्य फल कहाँ विकसित होंगे फ्रेंड्स? तो सत्य फल जो होते हैं हमारे अंडाशय में, ओवरी में विकसित होते हैं हमारे ट्रू फ्रूट्स। तो दो प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थिनोजेनिक फ्रूट्स। तो इसमें हमारे ट्रू फ्रूट्स जो हैं उनके एग्जाम्पल ये ओवरी में डेवलप होते हैं, जैसे आम है, संतरा है, कीवी है, प्लम है, तो ये सारे हमारे ट्रू फ्रूट्स में आते हैं जो कि ओवरी में बनते हैं। और फॉल्स फ्रूट की बात की जाए जैसे सेब है, केला है, स्ट्रॉबेरी है, तो ऐसे फल जो बिना निषेचन के या वह अनिषेचित अंडाशय से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इन जो फॉल्स फ्रूट का विकास होता है वो अंडाशय में नहीं होता है बल्कि पुष्प के अन्य भागों से होता है। तो इसीलिए जो पुष्प के अन्य भागों से अगर विकास होता है तो उसको फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और ट्रू फ्रूट्स में हमारे अंडाशय से या ओवरी से इसका निर्माण होता है। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल क्या बताए फ्रेंड? जैसे सेब है, केला है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये हमारे फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। और ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल जैसे आम है, कीवी है, प्लम है, संतरा है, ये सभी हमारे ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है फ्रेंड्स? तो ग्लाइकोलिसिस का हमारा अंतिम उत्पाद है हमारा पायरुविक एसिड। कौन सा है? पायरुविक एसिड जो होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन का या एथिलीन, उसी को एथिलीन एसिटिलीन कहेंगे। तो C2H2 एथिलीन गैस का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? या एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम लोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? निकेल उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक है? निकेल उत्प्रेरक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसको भी ध्यान दीजिए। इसके आगे बढ़ते हम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है फ्रेंड्स? तो हाइड्रोजन हमारी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी हमारी वो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो हाइड्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्गीकरण की 5 राज्य प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी किस में शामिल होते हैं? तो ये हमारे शामिल होते हैं मोनेरा में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है विटेकर महोदय ने दिया था, और इन्होंने 5 उसमें डिवाइड किया था किंगडम को। मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमिलिया, फंजाई और प्लांटी, ये 5 किंगडम हैं, जिसमें से बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग किस में पढ़ते हैं? मोनेरा में। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसको हम मोनेरा की भी एक पार्ट है साइनोबैक्टीरिया, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो सबसे कमजोर बल कौन सा है फ्रेंड? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारा सबसे कमजोर बल होता है, और बाकी के बल जो होते हैं इससे मजबूत होते हैं, लेकिन सबसे कमजोर बल कौन सा? हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो सबसे कम होती है? तो किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति फ्रेंड सबसे कम होती है? तो ये हमारा है लाल रंग। कौन सा है? लाल रंग जो होता है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हमारे बैगनी रंग की सबसे ज़्यादा होती है, और लाल रंग की हमारी सबसे कम होती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा विबग्योर करके। तो सबसे कम होती है हमारी लाल की, और सबसे ज़्यादा होती है हमारी बैगनी रंग की। ठीक है फ्रेंड, और प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की एक इकाई कौन सी नहीं फ्रेंड? अश्वशक्ति। ये अश्वशक्ति जो है हमारी ऊर्जा की नहीं, शक्ति की इकाई है। और एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं फ्रेंड? ये तो एक अश्वशक्ति में हमारे 746 वाट होते हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। बात करें इसके अन्य विकल्पों पे, तो जूल, किलोवाट घंटा और कैलोरी, ये सभी ऊर्जा की इकाई हैं। जूल जो है वो एसआई यूनिट है। किलोवाट घंटा जो होती है वो हमारी वाणिज्यिक इकाई, हम लोग जब लाइट का बिल वगैरह किलोवाट यूनिट में ही नापते हैं। और कैलोरी भी हमारी ऊर्जा की ही इकाई है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक पेट्रोलियम का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड इसमें से? कोक जो है हमारा पेट्रोलियम का घटक नहीं है। बाकी के जो भी और विकल्प हैं, जैसे पेट्रोल, पैराफिन, ग्रीस, ये सारे हमारे पेट्रोलियम के घटक हैं, और कोक जो है हमारा पेट्रोलियम का घटक नहीं है। ठीक है फ्रेंड, पेट्रोलियम का घटक नहीं है, क्योंकि कोक जो है वो हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके तैयार किया जाता है। और किस विधि द्वारा? तो भंजाकाशवन विधि के द्वारा कोक को तैयार किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया व विनियमित करने के लिए कौन अधिकृत है? तो हमारे कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति जी हैं। कौन है? राष्ट्रपति जी। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 124 के 2 में आ जाती है, और जो प्रक्रिया को अधिनियमित करने की बात कही गई इसमें, तो वो आर्टिकल 145 में आ जाती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।